student, welcome in this new lecture series of power system 1. Now the topic is inductance of three phase line and it is a part 2. So friends, in last lecture we have already covered the some of the part of related to calculation of inductance of a three phase transmission system. हम लोगों ने बातें की कि थ्री फेज ट्रांसमिशन सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में सिंगल सर्किट अनट्रांसपोज या ट्रांसपोज लाइन है तो हम उसके लिए किस तरह से इंडक्टेंस इवेलुएट करेंगे. नाउ हियर इन दिस टॉपिक वी विल अगेन डिस्कस द सम न्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विच इज़ यूज्ड इन योर थ्री फेज ट्रांसमिशन सिस्टम. सो एज इन प्रीवियस लेक्चर दीज आर द टाइप्स ऑफ, आप अगर देखें सो ये हमारे गिवन टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम है. जनरली इस तरह के हम फिगर्स या इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमने आसपास देखे होंगे और उनको देख के हम जान सकते हैं कि ये लाइन किस टाइप की सर्किटरी है. तो जनरली जो लाइंस होंगी या तो वो इक्वली स्पेस्ड होंगी यानी इक्वलेटरल होगा आपका इक्विवेलेंट स्पेसिंग और सिमेट्रिकल सिस्टम. फिर अनसिमेट्रिकल और अनट्रांसपोज लाइन होंगी, वो लाइंस जो कि अनसिमेट्रिकल स्पेस्ड हैं या फिर अनट्रांसपोज हैं. सेकेंड अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग ऑफ एंड ट्रांसपोज, ऐसी लाइंस जो अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड हैं बट ट्रांसपोज्ड हैं, तो हम उन लाइंस की का इंडक्टेंस कैलकुलेट किए थे. देन द इंडक्टेंस ऑफ अ थ्री फेज डबल सर्किट लाइन. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज योर इंडक्टेंस ऑफ अ थ्री फेज डबल सर्किट लाइन. यानी डबल सर्किट लाइन है क्या, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन हाउ वी कैन इवेलुएट द इंडक्टेंस ऑफ अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन. तो देन इंडक्टेंस ऑफ अ थ्री फेज डबल सर्किट लाइन विद द सिमेट्रिकल स्पेसिंग. यानी अगर हम डबल सर्किट लाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है. वन इज योर इंडक्टेंस ड्यू बिकॉज ऑफ द थ्री फेज डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन एंड इट इज़ इन अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी सभी के बीच की डिस्टेंस कॉमन होगी. एंड द सेकेंड थिंग इज means inductance of a three phase ट्रांसपोज डबल सर्किट लाइन विथ अ अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग. क्योंकि जब हम डबल सर्किट की बात करेंगे तो लाइन हमारी क्या होगी, आपकी अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड है और साथ साथ क्या है, ट्रांसपोज भी हो रही है. तो हम इन ये थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स की बातें करेंगे और हाउ वी कैन इवेलुएट द इंडक्टेंस ऑफ दीज थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे. सो द इंडक्टेंस ऑफ अ थ्री फेज डबल सर्किट लाइन इज़ व्हाट. आपने देखा होगा, अगर मैं एक फिगर की बात करूं सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एक ही टावर पे अगर आप यहाँ पर देखें सो इन ऑन सेम टावर देयर इज़ अ one conductor is placed this side and one group of conductor for the phase 2 is placed on the second side. तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन. और जनरली इस तरह के जो टावर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 220 kV थ्री फेज डबल सर्किट लाइन होती हैं. यानी इनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल है वो 220 वोल्ट है. सिमिलरली कई जगह हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा जहाँ पर बंडल कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं और साथ साथ दोनों ही तरफ हमारे ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होते हैं तीनों फेजेस के. तो ये हमारा स्ट्रक्चर जनरली 400 kV थ्री फेज डबल सर्किट लाइन का होती है जहाँ पर टू सब कंडक्टर यूज़ किए गए हैं आपके एक फेज के अंदर. नाउ तो अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में देखें सो वन साइड योर फेज ए बी सी and the opposite side of the conductor means second side it will be placed in the opposite sequence like C B A and it will be represented at C dash B dash A dash just for the classification कि आपका A phase sequence A B C एक सर्किट हो गई और A dash B dash C dash क्या हमारी सेकेंड सर्किट है. so both are placed in a such a manner. so the vertical arrangement of these three double circuit line can be represented by this middle figure. अगर हम बात करें सो क्यों चाहिए, सो इन द थ्री फेज डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इट लीड्स टू द मोर रिलायबिलिटी एंड इंक्रीज्ड, it will be what, it will be you can say that ki in the three phase double circuit transmission line leads to more reliability and increased transmission capacity. तो अगर हम बात करें कि डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन क्यों यूज़ की जाती है तो मेन हमारा जो मोटिव है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करने का वो है फर्स्ट थिंग
कि योर ट्रांसमिशन सिस्टम शुड हैविंग अ मोर कैपेबिलिटी, या कह लीजिए कि इट प्रोवाइड्स द मोर कैपेबिलिटी टू द ट्रांसमिशन लाइन, यानी अगर आप डबल सर्किट यूज़ करेंगे तो आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उससे आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी लाइन की ज़्यादा होगी। दूसरा साथ ही साथ क्या एडवांटेज होगा कि योर लाइन विल बी अ रिलायबल फॉर द कंटिजेंट सिचुएशन। मान लीजिए किसी वजह से अगर एक साइड के सर्किट में किसी तरह का फेल्योर होता है तो पूरी से तरह से ट्रांसमिशन डिसकनेक्शन की जगह पे आपका एक दूसरी सर्किट उसको आपको सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करेगा। तो जनरली डबल सर्किट लाइन में अगर हम बात करें तो अगर ये दो नोड हैं लाइक नोड आई एंड जे, तो एक ट्रांसमिशन लाइन आपने ये रखी है, दूसरी रखी है। ड्यू बिकॉज ऑफ एनी फेल्यूअर, किसी फेल की वजह से अगर ये लाइन आपकी ब्रेक होती है, आउट हो जाती है, लाइन आउट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी ये लाइन ऑपरेटिंग कंडीशन में फिर भी रहेगी। तो इससे आपको रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड दूसरा क्या है आपका कि लाइन का जो कैपेसिटी बढ़ गई, उसका दो रीज़न है। एक तो आपने ओवरऑल कैपेसिटी जो डबल सर्किट की वो है ही, लेकिन ड्यू बिकॉज ऑफ द एडिंग अ वन मोर सर्किट इन ऑन अ सेम टावर, द इफेक्टिव इंडक्टेंस, जैसा कि आपने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स द इफेक्टिव इंडक्टेंस विल बी रिड्यूस्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के नंबर ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस ऑफर होगा वो कम होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कम होगा, और जैसे ही आपका रिएक्टेंस कम होगा आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो हाउ इट विल बी इंक्रीज, इसके लिए बस जस्ट छोटा सा मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन करता हूँ बिकॉज इट इज़ अ सम अनदर टॉपिक कि हाउ द पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी विल इंक्रीज। सो जनरली अगर हम किसी लाइन की पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी देखते हैं PIJ, सपोज द पावर हैंडलिंग एक्टिव पावर is in between node I and J is PIJ, so that relation, it represent the relationship V1 V2 upon XL sin delta. So this is the basic formula for पावर ट्रांसफ़र, यानी आप पावर ट्रांसफ़र के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो यू कैन सी हियर डेल्टा इज़ व्हाट, साइन डेल्टा इज़ योर लोड एंगल, और एक्सएल क्या है हमारा, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, एंड V1 V2 इज़ द सेंडिंग एंड द रिसीविंग इन द वोल्टेज। तो अगर हमारा एक्सएल हमारा रिड्यूस होगा, सो पावर ट्रांसफ़र थ्रू योर कंडक्टर विल इंक्रीज। तो एक्टिव पावर आप ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। तो आप जब आप इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, सो देन यू विल नो दैट कि हाउ दीज इक्वेशन विल बी डिराइव। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एम ऑफ रनिंग द कंडक्टर इन अ पैरेलल इज टू हैव अ लो इंडक्टेंस, ठीक है, एंड इक्वल मीन्स इंडक्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट। जब हम कई पैरेलल लाइन कनेक्ट करते हैं, मतलब मल्टीपल सर्किट ऐड करते हैं टावर में, सो उसकी वजह से जो ओवरऑल इंडक्टेंस है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है टोटल इक्विवेलेंट सर्किट का। सो दैट इज़ द मेन एडवांटेज। नाउ दिस कैन अचीव बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन द फेजेस। इसका एक दूसरा क्या है कि आप जब इसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम लाइन के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको और कम कर दें, या फिर हम क्या करें कि एंड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर ऑफ ईच फेस, और एक फेस के अंदर जो कंडक्टर हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें। सो इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन द ABC यानी तीनों फेज में, और या फिर आप डिस्टेंस जो है सब कंडक्टर के केस में अगर आप DS इंक्रीज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा और भी इंडक्टेंस कम होगा। तो लाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते समय बहुत सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करते हैं। सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू डबल सर्किट लाइन। सो नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडक्टेंस कैलकुलेशन, so a double circuit line it is necessary to arrange the phase conductor diagonally। जनरली क्या है कि हमारा डायगोनली प्रेजेंट होना चाहिए हर एक कंडक्टर टू रिड्यूस द इंडक्टेंस ऑफ ईच फेज। हर फेज में जो इंडक्टेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे जो कंडक्टर प्लेस होंगे दे आर प्लेस डायगोनली। सो फॉर एग्जांपल हियर इट इज शोन इन अ फिगर, सपोज A is here, so A dash will be diagonally placed here. Similarly your B is here,
सो इट विल बी कैन नॉट बी, बट अदर फेज अगर हम बात करें सी की तो सी भी आपका होगा. सो ए शुड बी डायगोनली और ए से बी भी डायगोनल पे और सी भी आपका आप देखेंगे एक डिस्टेंस पे. तो आपका जो ए फेज है वो डायगोनली प्रेजेंट होगा. तो पूरा स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग एक सर्किट इस साइड फॉर्म होगी एंड द सेकेंड सर्किट इज फॉर्म ऑन दिस साइड. तो ये कुछ इस तरह का आपका सिस्टम स्ट्रक्चर होगा. सो नाउ कंसीडर अ कंडक्टर ए एंड ए डैश आर इलेक्ट्रिकली पैरेलल. अगर कंडक्टर ए और ए डैश हमारा इलेक्ट्रिकली पैरेलल हैं, सो सिमिलरली कंडक्टर बी और सी भी हमारे क्या होंगे, बी बी डैश और सी डैश भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली पैरेलल होंगे. सो नाउ इफ वी डिराइव द नाउ इक्वेशन ऑफ द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए की बात करें, अगर हम फ्लक्स कंडक्टर ए का फ्लक्स लिंकेज की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड जो हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है फ्लक्स लिंकेज के लिए. सो नाउ द फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए इज व्हाट 2 इंटू 10⁻⁻⁷. आइए अभी क्या हो रहा है, दो कंडक्टर हैं आपके, एक आपका सेल्फ जीएमडी आर डैश जो आप लेते हैं, दूसरा कंडक्टर ए से ए डैश की डिस्टेंस ए बी और ए बी डैश, इसी तरह ए सी एंड ए सी डैश. तो सभी का एडिशन आप लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप कंडक्टर ए का फ्लक्स लिंकेज इवेलुएट करेंगे. सो लेट अस अज्यूम कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1. सो सिंस द कंडक्टर इज आइडेंटिकल, सारे कंडक्टर आइडेंटिकल हैं, सो द GMR ऑफ द कंडक्टर विल बी सेम. तो सभी कंडक्टर का, हर एक इंडिविजुअल कंडक्टर का GMR क्या होगा, वो सेम होगा. सो फ्रॉम फिगर अगर हम बात करें इस फिगर की, सो फ्रॉम दिस फिगर द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंडक्टर्स आर गिवन हियर. अगर हम इन कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालें, सो d इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, सो इट कैन बी डायगोनली एट द 2d डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस विल बी √3d, सिमिलरली इट इज √3d. तो आपने जब आपका ये डिस्टेंसेस इवेलुएट हो गया, सो यू कैन इवेलुएट द अदर डिस्टेंसेस ऑल्सो. So on the means by the geometry you can evaluate the distances between the other conductor. हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया and now put the values into the formula. So you will get the flux linkage of the conductor with respect to other diagonal conductors. अभी A के साथ then other. So we can get the final equation in a form of equation number 2 which is represented here, where IA ln upon 2d r dash माइनस IA ln अपॉन √3d स्क्वायर. तो आप जब यहाँ से फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके आएंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 1 डिराइव 2 मिलेगा, जिससे जो आपको रिप्रेजेंट करेगा साई ए की वैल्यू. नाउ इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, तो हम इसको √3d स्क्वायर अपॉन डी आर डैश बोलें कहेंगे, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इक्वेशन नंबर 3 इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लक्स लिंकेज ऑफ व्हाट, दिस साई ए. ऑन द सेम मैनर अगर हम इसका इंडक्टेंस कैलकुलेट करें जैसे हमने प्रीवियस केसेस में किया कि एल ए इज व्हाट साई ए अपॉन आई ए. सो इफ यू पुट द वैल्यू आई ए यहाँ पर रखेंगे, सो यू विल गेट द इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द 2 × 10⁻⁷ ln √3d by 2r dash Henry per meter. So that will be the value of the inductance of conductor A, which is represented by figure number 4. So now since conductors are electrically parallel and identical to each phases, हर phases के लिए identical हैं, तो overall inductance क्या होगा, L/2 होगा. So inductance per phase अगर हम बात करें, L is equal to 10⁻⁷ ln √3d upon 2 pi r dash. मीन्स इसको हमने क्या किया, L/2 का टर्म यूज़ कर लिया. तो यहाँ पर जो ये L रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज इंडक्टेंस पर फेज, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इंडक्टेंस पर फेज. इक्वेशन नंबर 5. नाउ लेट अस टेक अ वन एग्जांपल, और इसी फैशन पे, इसी मेथड पे आप B और C के लिए भी इंडक्टेंसेस को इवेलुएट कर सकते हैं. सो नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ वन एग्जांपल हियर. So calculate the inductance per phase of a 3-phase double circuit line as shown in figure. हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इंडक्टेंस इवेलुएट करना है. यानी एक आपका हेक्सागोनल
ट्रांसमिशन सिस्टम का स्ट्रक्चर गिवन है, जिसमें डी की वैल्यू गिवन है, मीन्स द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज 2 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर एडजेंट कंडक्टर इज 2 मीटर, यानी ये आपका डिस्टेंस गिवन है एंड दीज आर इक्वली स्पेस्ड टू ईच अदर। तो इसके लिए हमें इंडक्टेंस इवेलुएट करना है। सो इफ वी सॉल्व द प्रॉब्लम, सो ईच साइड द hexagon is d is equal to 2.0 meter, or you can say that is a 200 centimeter. Diameter of conductor is given, it is a 2.0 centimeter. Radius of the conductor r is given 1.0 centimeter. So the effective radius is multiplied by the 0.7788 as usual. So you will get the effective radius of the conductor r dash. Now inductance per phase, directly you can put the formula from here, and if you solve, then you can get the inductance of the double circuit transmission line LA per phase, means the inductance per phase, and because all the conductors are common या आइडेंटिकल, तो हम कह सकते हैं कि सभी फेजेस जितने भी आपके कंडक्टर हैं सभी का इंडक्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सो नाउ द नेक्स्ट केस is what inductance of a 3-phase transposed double circuit line with unsymmetrical spacing। अगर लाइन unsymmetrically arranged हैं तो क्या होगा। सो डबल सर्किटेड लाइन्स आर मोस्टली, अगर हेक्सागोनल हैं तो हम सिमेट्रिकल कहते हैं, बट जनरली अगर हम उसे वर्टिकल स्ट्रक्चर में कनेक्ट करें, लाइक पोजीशन 1 की ए बी सी इज हियर, देन ए डैश बी डैश सी डैश वर्टिकली, तो आप यहाँ देख सकते हो ए से सी की डिस्टेंस अलग है। सिमिलरली यू कैन प्लेस द कंडक्टर इन लाइकवाइज सी A B and B dash A dash C dash. So lines are transposed, position 1, position 2 and position 3, likewise जैसे हमने previous केस में 3 केस सिस्टम में किया था, बट यहाँ पर क्या है, बस 2 सर्किट एक ही टाइम पे होंगी, वन A B C सर्किट, दूसरा A dash B dash C dash सर्किट, एंड द ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू द सेम मैनर। यहाँ पर हम बॉटम मोस्ट को अपर पे ला रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर A dash को हमने क्या किया है, दैट विल बी प्लेस्ड from here, so this will be represented like this way, B dash, इसको हमने C dash कह दिया है, इसी तरह से दूसरा केस आपका चेंज हो रहा है। सो ट्रांसपोजिशन ऑफ सर्किट आप करेंगे इस तरह से। नाउ द इंडक्टेंस ऑफ 3-phase डबल सर्किट लाइन विथ अ सिमेट्रिकल स्पेसिंग, अगर हेक्सागोनल की बात करें एक सिमेट्रिकल स्पेसिंग में, तो साई A1 इस व्हाट आई ए, क्योंकि हमारे 2 डिस्टेंसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं m और n, फ्लक्स लिंकेज ऑफ फेज ए विद द पोजीशन 1, पोजीशन 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो m और n डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर m और n लिया है, ठीक है, d m और n, एंड दिस केस इज ln 1/l। सो l इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड C डैश। सो इस तरह से हमने साई A1 निकाला, देन साई A2, इट इज़ अ सिमिलरली हम कह सकते हैं पोजीशन 2 के लिए भी ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर द पोजीशन 3 साई A3, साई A3 हमने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। तो ये तीनों ही इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, जो कि बेस्ड ऑन है आपके किसके, स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर पे। और फाइनली जो एवरेज हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा, द एवरेज फ्लक्स लिंकेज इज व्हाट, दैट इज साई ए। तो ओवरऑल अगर हम इसको साई ए कह रहे हैं, तो साई ए इज व्हाट, साई A1 प्लस साई A2 प्लस साई A3 एंड डिवाइडेड बाई एवरेज है, सो ऑब्वियसली इट इज 3। सो दिस इज योर एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू द फेज A. So now this can be represented as equation number 6, this can be represented as equation number 7, and this will be represented as a equation number 8, and the average value of the psi, that is represented as a equation number 9. So now if we calculate the next part, since the balanced 3-phase system, अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तो आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू 0 होगा। बैलेंस सिस्टम के केस में हम मान लेंगे कि सिंस द बैलेंस 3-phase सिस्टम है तो आई ए आई बी और आई सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा आई ए आई बी आई सी आपने 0 किया है, एक्चुअली ये होगा, ये दैट इज़ अ मिस्टेक, आई सॉरी
आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दिस इज नॉट आई ए इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, दिस इज आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, सो यू कैन गेट इट इज अ 0। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई ए। तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस केस में लिया था हम यहाँ पर पुट करेंगे, आई बी प्लस आई सी बाहर करके, फिर उसको माइनस आई ए से रिप्लेस करके, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो आई ए को अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 3 आई ए एल एन 2 डी क्यू एल एम स्क्वायर अपॉन आर डैश क्यू एल एन स्क्वायर। So this is a means final outcome for psi A, और कह लीजिए flux linkage of phase A. So now if you further simplify it, you will get the final equation in a form of this one. So on the basis of this psi A, we can evaluate the inductance of a conductor by this one psi upon I A, means divided by the I A, then I A term will be vanish out, then you will get the final value of the inductance of the phase A. So friends, you can see here कि the overall जो हमारा mathematical formulation है that is completely depending upon the structure of the 3 phase transmission system। जो हमारा transmission system का overall structure है उस पे डिपेंड करेगा। यानी आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारा सिंपल है कि एक किसी कंडक्टर का एक वन ऑफ द कंडक्टर से p डिस्टेंस पे अगर आपको इवेलुएट करना है एक्सटर्नल फ्लक्स, तो फ्लक्स लिंकेज आप वहाँ अगर इवेलुएट कर रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके अपने GMD पे और GMR पे। तो यानी हमें उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसको सोल्यूशन को निकालना है। सो नाउ अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग मीन्स इक्वेशन 6 और 8 को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके ये पूरा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को कंडक्ट किया। सो वेयर इट इज़ दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। सो दीज आर द 4 इक्वेशन जो हमने सिंप्लीफिकेशन के दौरान देखा। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडक्टेंस ऑफ द ईच फेज, अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो L इज इक्वल टू 1/2 LA, ठीक है, नॉट अ इशू, क्योंकि हमारा पैरेलल 2 है। सो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। सो इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट द कंडक्टर ऑफ द डबल सर्किट लाइन इज प्लेस्ड डायगोनली ऑपोजिट रेदर दैन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। जनरली हम उसको डायगोनली ही प्लेस करते हैं, ऑपोजिट, न कि उसी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में इन ऑल 3 पोजिशन। बाई डूइंग दिस GMR ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। इससे करने का क्या एडवांटेज हुआ कि जो GMR है वो इंक्रीज हो गया, एंड नाउ इफ़ योर GMR मीन्स एंड जो GMD है वो रिड्यूस हो गया। सो इफ़ यू इंक्रीज द GMR एंड इफ़ यू डिक्रीज द GMD, तो दोनों केस में क्या होगा, हमारा ओवरऑल इंडक्टेंस क्या है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही है कि हाउ टू रिड्यूस द ओवरऑल इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम। जो भी हम ट्रांसमिशन डिज़ाइन स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे या जिस तरीके का भी ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वहाँ पर हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत अहम हैं या 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव GMD फॉर एनी ट्रांसमिशन सिस्टम, एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हाट विल बी द पॉसिबल बेस्ट वैल्यू फॉर द GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ अ कंडक्टर। और इसके बेसिस पे ही हम इंडक्टेंस को इवेलुएट करते हैं या हम उसको मीन्स पूरे सिस्टम के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं कि नाउ देयर इज़ अ वन सिंपल प्रॉब्लम इज़ गिवन हियर कि सपोज अ कंडक्टर A डैश इज़ हियर एंड B डैश इज़ हियर, and the diameter of a conductor is 2 centimeter and the distance between B is 100, and similarly from here। तो एक तरह का ये symmetrical system हुआ। Now our motive is to calculate the means the overall inductance of the this problem। So the geometrical mean radius अगर self GMD और GMR की बात करें तो we can evaluate by the help of this formula which is given here।
क्योंकि हमारे 4 वायर हैं तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू मीन्स mn और रूट ओवर डी ए डैश आपने यहाँ पुट किया, सॉल्व करके आपने कैलकुलेट कर लिया क्या ds यानी GMR। नाउ म्यूचुअल DMD क्या होगा, DM आप कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मूले में पुट करके, द वैल्यू ऑफ DM इज इक्वल टू और द म्यूचुअल GMD इज दिस वन। सो इंडक्टेंस पर कंडक्टर क्या होगा आपका, L इज इक्वल टू GMD बाई GMR आपने पुट करके सॉल्व कर लिया। सो इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम पर फेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0.5201 मिली हेनरी पर किलोमीटर। So this is the basic you can say basic problem which is based on the formula, and in this most of the cases the formula is derived from the geometry of the structure of the transmission system. So उसके basis पे ही हमने पूरे formula में directly आप value put करके and you can solve the different kind of numerical problem. So you can refer these following book which is mentioned here, और इनका इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स गिवन हैं। सो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्कशन। सो फ्रेंड्स आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की कि ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर में डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन क्या है, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के यूजेस क्या हैं, या डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। देन डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विदाउट ट्रांसपोजिशन, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद द ट्रांसपोजिशन। तो जब हम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम किस तरीके से इंडक्टेंस इवेलुएट करेंगे। और हम लोगों ने फाइनली ये ऑब्टेन किया कि जितने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंडक्टर आप एक टावर पे यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव GMD और GMR है दैट विल बी चेंज्ड, और उस पे आपका सीधा इफेक्ट पड़ता है, एंड द इफ़ेक्टिव GMR विल बी इंक्रीज बट द GMD विल रिड्यूस। तो GMD अगर हम कम करते हैं और GMR को बढ़ाते हैं तो इस सिचुएशन में इंडक्टेंस हमारा क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसका जो सीधा एडवांटेज है वो है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को इम्प्रूव करता है। सो दिस इज़ द मेजर एडवांटेज, और यही वजह है कि हम ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर में डबल सर्किट लाइन भी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर आपको ट्रिपल सर्किट 6 सर्किट तक के भी ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल हैं, बट दोज आर द वेरी कॉस्टली थिंग, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम आपको ज़्यादा कॉस्टली यूज़ करना होगा। So I hope this is over for today, and thank you.